रिसोर्स क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज विच आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। और ओरिजिन के बेसिस पे कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं? दो रिसोर्सेज होते हैं, एक बायोटिक और दूसरे ए बायोटिक रिसोर्सेज। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज एंड ए बायोटिक रिसोर्सेज, ये दोनों रिसोर्सेज क्लासिफाइड हैं ओरिजिन के बेसिस पे। तो क्या होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज? बायोटिक रिसोर्सेज का मीनिंग होता है वो रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन करे जाएं, और ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग होते हैं, मतलब जिनमें लाइफ होती है, मतलब ऑल लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें जान होती है, जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। और बायोटिक रिसोर्सेज के कुछ एग्जांपल्स जो राइटर हमें बताते हैं वो है ह्यूमन बींग्स, इंसान खुद, फ्लोरा, फौना, फिशरीज और लाइफ स्टॉक। ठीक है, इन टर्म्स को हम लोग एक बार ही डिकोड करते हैं और डिटेल में समझते हैं कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बायोस्फीयर का मतलब जानते हैं हम लोग। बायोस्फीयर के कंसेप्ट को समझने के लिए ये जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस डायग्राम से हम लोग समझते हैं। बिल्कुल बेसिक डायग्राम हम लोग यूज़ कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो बायोस्फीयर का कंसेप्ट हम लोग समझते हैं। देखो, अर्थ का जो सरफेस है, या अगर आप कहो ओवरऑल, अगर कोई अर्थ है, अगर ओवरऑल जो हमारा अर्थ है उसकी 3 डोमेन्स होती हैं। मतलब अर्थ ना 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज से 3 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को मिलाकर बना होता है। एक होता है एटमॉस्फेयर, जिसको हम लोग कहते हैं एयर का कंपोनेंट, मतलब हवा। दूसरा होता है हाइड्रोस्फीयर, ये होता है वाटर का कंपोनेंट, पानी। और थर्ड होता है लिथोस्फीयर, ये होता है लैंड का कंपोनेंट, मतलब ज़मीन। अब ये देखो, ये जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, हवा, पानी और ज़मीन, मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, या जिसको आप एयर, वाटर, लैंड कहो, जब किसी एक पर्टिकुलर रीजन में इन तीनों डोमेन्स का आपस में इंटरेक्शन हो तो एक नया डोमेन बनकर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर ऐसा डोमेन हमें देखने को नहीं मिलता है। बायोस्फीयर किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर जगह में, जहाँ पर इवन आप बैठे हुए हो, अभी ये वीडियो सुन रहे हो, तो आप कह सकते हो कि बायोस्फीयर किसी भी रीजन के अंदर जाकर बन सकता है, किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस में, किसी भी एक एरिया में बन सकता है। कंडीशन सिर्फ क्या है बायोस्फीयर के बनने के लिए? बायोस्फीयर के बर्थ के लिए सिर्फ ये कंडीशन है कि एक ऐसा रीजन बनना चाहिए जहाँ पे एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करें और किसी ऐसी कंडीशन को पैदा करें, कुछ ऐसी सिचुएशंस बनाएं जहाँ पर लाइफ फॉर्म पॉसिबल हो, मतलब लिविंग बीइंग जो हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें जान हो, ऐसी चीज़ों को सस्टेन करने के लिए, ऐसी चीज़ों की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करने के लिए जो एक डोमेन इन तीनों फोर्सेस के द्वारा इंटरेक्ट करके बनाया जाएगा। और ये तीनों फोर्सेस कौन सी हैं? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। एयर, वाटर और लैंड जब इंटरेक्ट करती हैं तो किसी एक प्लेस पर हैबिटेबल कंडीशंस क्रिएट होती हैं। हैबिटेबल कंडीशंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर ज़िंदगी जो हो वो पॉसिबल हो, लाइफ जो हो वो पॉसिबल हो। और लाइफ जब हम लोग बार बार कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर बायोस्फीयर के कंटेक्स्ट में लाइफ 2 फॉर्म की हो सकती है, या तो ह्यूमन लाइफ, या तो प्लांट लाइफ, या इवन एनिमल लाइफ भी। ठीक है, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, प्लांट लाइफ। ठीक है, तो ये सारी की सारी जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं जिसको हम लोग लिविंग कंपोनेंट के अंदर इंक्लूड करते हैं, तो ये उसी एरिया में पॉसिबल हो पाती है जहाँ पर अर्थ के 3 डोमेन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, लैंड, वाटर और एयर। अब इसी इमेज में अगर आप देखो, आपको एक ट्री दिख रहा है। ठीक है, ये प्लांट या जो ट्री है ये एक लाइफ फॉर्म है। ठीक है, प्लांट जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिविंग कंपोनेंट माने जाते हैं प्लांट। अब प्लांट बायोस्फीयर का पार्ट है, क्योंकि बायोस्फीयर में हर एक वो चीज़ आती है जिसमें ज़िंदगी हो, जिसमें लाइफ हो, जो लिविंग कंपोनेंट हो। तो अगर इस एग्जांपल में हम लोग डिस्कस करें, ये जो प्लांट है ये एक बायोस्फीयर का अगर पार्ट है, राइटर अगर इसको कह रहे हैं बायोस्फीयर का पार्ट है, तो उसको हम लोग प्रूव कैसे कर सकते हैं? देखो, हमने जैसा कि डिस्कस करा, बायोस्फीयर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अर्थ के तीनों कंपोनेंट्स का आपस में इंटरेक्शन ज़रूरी होता है। तो प्लांट को सर्वाइवल के लिए देखो
एटमॉस्फेयर की भी ज़रूरत है। बिना हवा के, अगर हवा ही नहीं लगेगी प्लांट के ऊपर, सनलाइट ही नहीं पड़ेगी उनके ऊपर, तो वो मर जाएंगे। प्लांट में सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हाइड्रोस्फीयर है। पानी मिलना बहुत ज़रूरी है प्लांट को। और प्लांट को टिके रहने के लिए एक लैंड सरफेस की भी तो ज़रूरत है ना, मतलब प्लांट हवा में थोड़ी ना झूलेंगे। एक पर्टिकुलर जगह उनके लिए ज़रूरी है जिसमें वो अपने आप को सस्टेन कर सके, अपने आप को खड़ा करके रख सके। तो वो हो जाता है हमारा कंसेप्ट लिथोस्फीयर का, जिसको हम लोग कहते हैं लैंड। तो अब ये देखो, कोई भी अगर आप एक कंपोनेंट यहाँ से डिलीट कर दो, लैंड को आप डिलीट कर दो, या हाइड्रोस्फीयर को, वाटर को हटा दो, या आप एयर को, एटमॉस्फेयर को हटा दो, तो प्लांट की जो लाइफ है, ये जो ट्री लाइफ है, ये सस्टेन नहीं हो सकेगी, ये पॉसिबल नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि बायोस्फीयर के लिए ये जो अर्थ के तीनों कंपोनेंट्स होते हैं, लैंड, वाटर और एयर, इनका इंट्रैक्शन आपस में कितना ज़रूरी है। तो तीनों के इंट्रैक्शन से जो एक हैबिटेबल जोन बनता है, उसी को हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। और ये आप दूसरा एग्जांपल देख लो स्क्रीन पर। जैसे आप ये मान लो कि ये एक फॉक्स है, या फिर अगर आप इसको कहो डॉग है, ये लोमड़ी या फिर कुत्ता। तो अब ऐसे किसी लाइफ फॉर्म के लिए, अब ये लिविंग बीइंग है एक तरीके से, तो ऐसे किसी लिविंग बीइंग को सर्वाइव करने के लिए हवा की ज़रूरत है, सांस लेने की ज़रूरत है, एक ज़मीन की ज़रूरत है, क्योंकि ज़मीन पे कुछ ना कुछ इनको मिलेगा खाने पीने के लिए, और अपने आप को टिकाए रखने के लिए लैंड की ज़रूरत है। तो ये हो गया लिथोस्फीयर का कंसेप्ट। और पानी की ज़रूरत होती है हर एक लाइफ फॉर्म को, चाहे वो ट्री हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ हो, मतलब एनिमल्स हो। तो पानी की भी ज़रूरत है इस डॉग को या इस फॉक्स को। ठीक है, तो मान लेते हैं हम लोग ये डॉग है, तो इस डॉग को अपने सर्वाइवल के लिए हवा, ज़मीन और पानी, अर्थ के तीनों कंपोनेंट की ज़रूरत है। तो जब ये तीनों कंपोनेंट आपस में इंटरेक्ट करके ये इंश्योर करेंगे कि ये जो डॉग है ये जी सकेगा, ये लिव कर सकेगा एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, अपने आप को अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सकेगा, तब हम कह सकते हैं ये एग्जाम्पल है एक बायोस्फीयर का। ठीक है, तो ये एक स्क्रीनशॉट है जब हमने 7th क्लास की एनसीईआरटी का लेक्चर जब डिस्कस करा था, तो उसके लेक्चर में हमने इस डायग्राम को यूज़ करते हुए बायोस्फीयर के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करा था। तो जैसे सपोज़ करो ये एक ह्यूमन सेटलमेंट है, मतलब इंसान जिस एक पर्टिकुलर कॉलोनी में रह रहे हैं, या एक जो ब्लॉक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट एक है, ये जो स्क्रीन पे गिवन है। तो ये एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर कुछ ह्यूमन पॉपुलेशन रह रही है। ये जो ह्यूमन पॉपुलेशन है ये एयर का यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, इनके घर पर पानी आता है नहाने के लिए, पीने के लिए। ठीक है, और ये लैंड का यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जैसे ये जो फार्मर हैं इनको लैंड की ज़रूरत है खेती बाड़ी करने के लिए। ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैक्टर चलाने के लिए। तो ह्यूमन बींग्स के कंटेक्स्ट में ये जो एग्जांपल हुआ जिसमें ह्यूमन बींग्स एयर, वाटर और लैंड की मदद से अपना सर्वाइवल इंश्योर कर पा रहे हैं, अपना गुजारा इंश्योर कर पा रहे हैं, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ये एग्जांपल हुआ बायोस्फीयर का। और बायोस्फीयर में आप हमेशा याद रखना कि सिर्फ लिविंग बींग्स की बात ही होती है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात होती है जिनमें लाइफ हो। और लाइफ एनवायरनमेंट के कंटेक्स्ट में किन किन चीज़ों में पॉसिबल होती है? जब लाइफ की हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं प्लांट लाइफ, ह्यूमन लाइफ और एनिमल लाइफ की। तो आई होप अब तो आपको बायोस्फीयर हमेशा के लिए समझ में आ गया होगा। तो बायोटिक रिसोर्सेज बायोस्फीयर का पार्ट होते हैं, ये बायोस्फीयर से ही ऑब्टेन करे जाते हैं। और बायोस्फीयर में क्या क्या होता है? कुछ ऐसे कंपोनेंट जिनमें लाइफ हो। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा भी हुआ है। और लाइफ किन किन चीज़ों में होती है? एक तो ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फोना, फिशरीज और लाइफ स्टॉक। तो हमने अभी तक बायोस्फीयर को देख लिया। अब हम लोग फ्लोरा एंड फोना को जानते हैं कि वो क्या होते हैं। फ्लोरा को देखो हिंदी में हम लोग कहते हैं वनस्पति। फ्लोरा का सिंपल सा मीनिंग यही होता है, जब आप किसी भी रीजन में प्लांट लाइफ की बात करते हो ना, प्लांट लाइफ, ट्री लाइफ, पेड़ पौधों की जब बात करी जाती है तो उन्हीं को कहा जाता है फ्लोरा। तो सिंपल सा मीनिंग फ्लोरा का यही होता है, जब भी आप प्लांट लाइफ, ट्री लाइफ या वैरायटी ऑफ फ्लावर्स की जब आप बात करते हो, पेड़ पौधे फूलों की जब बात करी जाती है,
तो जो एक एरिया में मिलते हैं आपको, एक एरिया को ऑक्यूपाई करके रखते हैं पर्टिकुलर रीजन की, वो पेड़ पौधे जो होते हैं वो स्पेशलिटी होते हैं। तो सिंपल सा मीनिंग, बस पेड़ पौधों का जहाँ पर भी जिक्र हो वो होता है उस रीजन का फ्लोरा। तो फिर फौना क्या होता है? फौना का देखो मीनिंग होता है हिंदी में पशु वर्ग। जैसे फ्लोरा के अंदर सिर्फ प्लांट लाइफ की अगर बात करी जाए, प्लांट या ट्री लाइफ की अगर बात करी जाए, तो वो जाता था फ्लोरा। ऐसे किसी रीजन में, ऐसे किसी हैबिटेट में जहाँ पर एनिमल्स की बात करी जाए, ठीक है, जानवरों की जब बात हो, तो वो होता है उस रीजन का फौना। तो जो वेरियस एनिमल्स और उनकी जो स्पीशीज़ होते हैं, वेरियस जो लैंड एनिमल्स होते हैं, वाटर एनिमल्स होते हैं, एयर एनिमल्स जो होते हैं, वो डेफिनेशन में आते हैं फौना की। तो जैसे आप इन भाई साहब को देखो, ये जो कंज्यूम कर रहे हैं, ये बैम्बू स्टिक को कंज्यूम कर रहे हैं पांडा जी। तो ये जो बैम्बू स्टिक है ये डेफिनेशन में आएगा फ्लोरा की, वेरस ये जो मिस्टर खुद हैं ये हैं फौना के एग्जाम्पल, ठीक है। तो फौना इज़ ऑल अबाउट एनिमल्स एंड फ्लोरा इज़ ऑल अबाउट प्लांट लाइफ एंड ट्री लाइफ। फिर फिशरीज़ का मतलब क्या होता है? फिशरीज़ का मतलब होता है, देखो, लार्ज स्केल पे फिशेस को पकड़ना, मछलियों को पकड़ना, ताकि उनका कमर्शलाइजेशन करा जा सके, कमर्शियल पर्पसेस के लिए, लार्ज स्केल प्रॉफिट कमाने के लिए। बहुत लार्ज स्केल पे जब मछलियों को पकड़ा जाता है और उनका जो फ्लैश होता है उनको फिर उसको मार्केट में बेचा जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं फिशरी। एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से फ़िश की जो कमर्शियल प्रोडक्शन होती है वो किस तरीके से होती है। बड़े बड़े सीज़ और ओशन वाटर्स में इस तरीके के जो नेट आप देख रहे हो ओशंस में, वो बिछा दिए जाते हैं। ये देखो, आप जूम करके देखो, ये यहाँ पर बड़े बड़े, कितने बड़े साइज़ के जो नेट्स हैं वो राउंड शेप में बिछा दिए गए हैं फिशर्स के द्वारा। जो फार्मर्स हैं, जो फिशिंग जो ऑक्यूपेशन है उसके अंदर एंगेज्ड हैं, तो इन्होंने बड़े बड़े समुद्र में, सीज वाटर और ओशन वाटर्स में इस तरीके के फिशिंग नेट बिछा दिए होते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं, इस तरीके से फ़िश को इन नेट्स में कैप्चर कर लेते हैं। जब इतने बड़े स्केल पे जो फिशेस होती हैं, मछलियाँ होती हैं, उनको पकड़ा जाता है, फिर उनको मार्केट में बेच दिया जाता है, ताकि जो फ़िश सेलर्स हों इन मछलियों को बेचकर कुछ प्रॉफिट कमा सकें। तो ये एग्जांपल है फिशरीज़ का। बायोस्फीयर के कंटेक्स्ट में लास्ट चीज़ जो गिवन थी हमारी एनसीईआरटी के अंदर, वो था लाइफ स्टॉक का कंसेप्ट। तो लाइफ स्टॉक को देखो, हिंदी में हम लोग बोलते हैं पशु। क्या होता है लाइफ स्टॉक? ऐसे एनिमल्स जिनको डोमेस्टिकेट करा जाए, जिनको पाला जाए। किस लिए? या तो वो एनिमल्स लेबर प्रोड्यूस करने में हेल्प करेंगे, मतलब आपका जो सामान है उसको उठाकर लेकर जाने में इधर से उधर वो हेल्प करेंगे, या तो वो एनिमल्स किसी तरीके की कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करेंगे, आपको कुछ कमोडिटीज़ ऐसी देंगे वो जब आप उनको पालोगे, जिसको सेल कर आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। जिन एनिमल्स को आप पालोगे वो या तो आप उनसे मीट एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो आपको एग्स दे सकते हैं, मिल्क देंगे, फर देंगे, लेदर देंगे या वूल देंगे, ठीक है। तो इतनी लार्ज स्केल कमोडिटीज़ को पाने के लिए और उसको मार्केट में बेचने के लिए जब आप एनिमल्स को पालते हो अपने फार्म यार्ड्स में या किसी भी एक एरिया में, तो वो एक एग्जांपल होता है लाइफ स्टॉक का। और कुछ जो बड़े एनिमल्स होते हैं, आप उन पर किसी तरीके का सामान भी कैरी कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करने के लिए। इसलिए कुछ एक्सपर्ट जो होते हैं ना, वो लाइफ स्टॉक को बीस्ट ऑफ बर्डन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका बर्डन है, जो सामान को इधर से उधर लेकर जाने के लिए, जो ह्यूमन बींग्स के लिए सिर्फ एक पॉसिबल नहीं है, तो इन एनिमल्स के पीठ पर आप वो सामान आराम से रख कर कैरी कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस। जैसे जो काउज़ होती हैं, आप काउज़ में किसी तरीके का एक वुड का स्ट्रक्चर बांधकर एक बुलक कार्ट बना देते हो। तो इस केस में काउज़ कैसे आपके काम आएंगी? देखो, बुलक कार्ट जब आपने बना दिया काउज़ की मदद से, तो काउज़ जो है आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में आपकी हेल्प करेंगी। दूसरा, काउज़ आपको मिल्क भी प्रोवाइड कर सकती हैं, ठीक है।
तो इन एनिमल्स को बीस्ट ऑफ बर्डन भी बोला जाता है। किसको? लाइव स्टॉक एनिमल्स को। लाइव स्टॉक के कंटेक्स्ट में आप वेरियस एनिमल्स को जो है वो इंक्लूड कर सकते हो, जैसे हैन हो गई, गोट हो गई, शीप हो गई, काव हो गई, बफेलो हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल काउस और बफेलोज को अगर आप पालते हो, मतलब उनकी अगर आप लाइव स्टॉक रेयरिंग करते हो, तो आपको उनसे मिल्क प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, मतलब मिल्क भी मिल सकता है, और वेरियस उन मिल्क्स को आप फर्दर प्रोसेसिंग करके बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स में आप कन्वर्ट करके और उनको मार्केट में बेच के अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप समझ गए होंगे कि लाइव स्टॉक से किस तरीके का ह्यूमन बींग्स वैरायटी ऑफ प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं। जैसे ये एक हैन है, तो ये जब इस हैन से जब एग्स मिलेंगे, तो एग्स की आप मार्केट जानते हो कि वर्ल्ड वाइड कितनी फेमस मार्केट है। तो हैन को सिर्फ आपको पालने का थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, लेकिन एग्स तो उसके फ्री में है, ठीक है। तो उनसे कितना लार्ज स्केल आप प्रॉफिट कमा सकते हो अगर आप बहुत लार्ज स्केल पे हैंस को डोमेस्टिकेट कर रहे हो, हैंस को पाल रहे हो। फिर जैसे कई लोग क्या करते हैं कि वो शीप को डोमेस्टिकेट करते हैं, भेड़ों को डोमेस्टिकेट करते हैं, पालते हैं, ताकि उनसे वूल ऑब्टेन करा जा सके। और वूल भी बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है, क्योंकि बहुत सारे कोट्स और जैकेट्स बनाने के लिए शीप की वूल का यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके के आप किसी भी अगर एनिमल्स को पालते हो, डोमेस्टिकेट करते हो, उनसे वेरियस प्रोडक्ट्स या फिर प्रॉफिट एक्सट्रैक्ट करने के लिए या फिर सामान को इधर से उधर लेकर जाने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था बीस्ट ऑफ द बर्डन भी कहा जाता है इन एनिमल्स को। तो ये सारे के सारे एनिमल्स एग्जाम्पल है लाइव स्टॉक का। तो इस तरीके से हमने समझा कि बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, और ये जो जितनी भी टर्म्स यहाँ पर दे रखी थी, बायोस्फीयर, फ्लोरा, फोना, फिशरीज और लाइव स्टॉक, इन सारी टर्म्स को हमने समझा। तो बायोटिक रिसोर्सेज का सिंपल सा मीनिंग यही होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन करे जाएं और जिनमें लाइफ हो, ज़िंदगी का एक एलिमेंट हो, लिविंग बीइंग का कंपोनेंट हो, उन रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज पे बढ़ने से पहले अगर आप यहाँ पर एक वर्ड देखो कि यहाँ पर बायोटिक रिसोर्सेज में ह्यूमन बींग्स की भी बात करी गई है, तो आपके दिमाग में अगर आपने इसको ध्यान से देखा हो, ये क्वेश्चन ज़रूर स्ट्राइक करा होगा कि ह्यूमन बींग्स को रिसोर्स क्यों माना जा रहा है, ठीक है। मतलब बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में हमने ये तो देखा वो सारे रिसोर्सेज हैं जिनके पास लाइफ है, लेकिन ह्यूमन बींग्स को एज अ रिसोर्स क्यों ट्रीट करा जाता है? क्योंकि देखो, ह्यूमन बींग्स एक्चुअल में सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होते हैं। ये रिसोर्स वो रिसोर्स नहीं है जैसा कि हम लोग बात करते हैं कि अर्थ से जो एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं, या जैसा हमने देखा वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ट्रीज, जिससे हमें किसी न किसी तरह का प्रोडक्ट ऑब्टेन हो। लेकिन ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, उनके पास कुछ स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो वो उन स्किल्स को यूज़ करके एक तो अपनी लाइफ की बेटरमेंट कर पाते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी लाइफ की बेटरमेंट करते करते ऑटोमेटिकली ऐसा माना जाता है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इकोनॉमी की बेटरमेंट हो जाती है। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होती है वो ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटी से ही इंश्योर होती है। जैसे हाईवेज़ बनाना, रेलवेज़ की कंस्ट्रक्शन बनाना, डिफरेंट तरह की इन्वेंशंस करना, ये सारी एक कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, इकोनॉमिक प्रोग्रेस को आगे बढ़ाने में मदद करती है ना। जैसे जैसे नई नई तरह की इन्वेंशंस होती जाती हैं, चाहे वो डिजिटल इन्वेंशन हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में किसी नई व्हीकल की, किसी नई ट्रांसपोर्टेशन की इन्वेंशन हो, तो ये सारी इन्वेंशन करता कौन है? ये सारी की सारी इन्वेंशंस करी जाती हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा। इसलिए ह्यूमन बींग्स को ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स समझा जाता है। अब क्योंकि ह्यूमन बींग्स बायोस्फीयर का पार्ट है और ह्यूमन बींग्स एक लिविंग बींग्स हैं, इसलिए ह्यूमन बींग्स को कौन सी कैटेगरी में डाला गया है? बायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी में डाला गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक और जनरल सी बात है, तो ह्यूमन बींग्स से जो प्रोडक्ट निकलता है, ठीक है, वो भी एक लाइफ फॉर्म ही होती है। मतलब ह्यूमन बींग्स विल गिव बर्थ टू फर्दर ह्यूमन बींग्स। अपने ऑफ स्प्रिंग्स को जब वो बर्थ देंगे, ऑफ स्प्रिंग्स का मतलब होता है सिंपल मतलब बच्चे, तो वो बच्चे भी अगर उनके ऊपर टाइम टू टाइम इन्वेस्ट करा जाए, उनकी पढ़ाई में, उनके न्यूट्रिशन में, उनकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है, तो वो आगे जाकर वो भी इकोनॉमिक एडवांसमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि ह्यूमन बींग्स की एक बहुत बड़ी चेन होती है स्किल डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, देश को आगे लेकर जाने की, इसलिए ह्यूमन बींग्स को भी, इंसानों को भी एक रिसोर्स की तरह ट्रीट करा जाता है।
ओरिजिन के बेसिस पे दूसरे तरीके के रिसोर्सेज कौन से होते हैं? तो वो रिसोर्सेज होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज देखो सिंपल रिसोर्सेज होते हैं, इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकलिटी नहीं है। ये वो रिसोर्सेज होते हैं जो नॉन लिविंग कंपोनेंट के अंदर आते हैं, मतलब जिनमें लाइफ नहीं होती है। तो हर वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग कंपोनेंट का पार्ट हो उनको हम लोग कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले एबायोटिक रिसोर्सेज के एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि हमने डिस्कस करा था, बायोटिक रिसोर्सेज को ऑब्टेन करा जाता था अर्थ के उस डोमेन से जिसमें लाइफ होती है, जिसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। तो अगर आप बायोस्फीयर डोमेन को हटा दो तो बाकी कौन से डोमेन बचते हैं? 3, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एयर, वाटर और लैंड में से जो भी रिसोर्सेज हमें मिलते हैं वो उस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज, मतलब नॉन लिविंग रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब बायोस्फीयर में से हमें मिलते थे लिविंग रिसोर्सेज, ठीक है, जिनमें लाइफ थी। तो लाइफ का जो कंपोनेंट वाला जो डोमेन होता है वो वैसे भी बायोस्फीयर ही होता है अर्थ के अंदर, हमें पता है, हमने देखा था। लेकिन बाकी 3 डोमेन कौन से ऐसे होते हैं जिनमें लाइफ फॉर्म नहीं होती है? तो वो 3 डोमेन होते हैं एयर, वाटर और लैंड, हवा, पानी और ज़मीन। तो हवा, पानी और ज़मीन में से जो भी रिसोर्सेज होते हैं, हवा, पानी, ज़मीन का जो भी कंपोनेंट होता है वो आते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज की कैटेगरी के अंदर। तो लैंड में से हमें क्या एबायोटिक रिसोर्सेज मिलते हैं? तो हमारी एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल दे रखे हैं, रॉक्स और मेटल्स। तो इस तरीके के कोई भी स्टोन्स हों या रॉक्स की बात हो या सनलाइट की बात हो, इस तरीके के कुछ मेटल रिसोर्सेज हों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग वाटर। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं एबायोटिक रिसोर्सेज के। जैसे वाटर हमें मिलेगा हाइड्रोस्फीयर के डोमेन में से, मेटल्स और जो स्टोन्स हमें मिलेंगे वो मिलेंगे लिथोस्फीयर के डोमेन में से, जिसको हम लोग कहते हैं लैंड। और सनलाइट और एयर हमें जो मिलेंगे वो मिलेंगे एटमॉस्फेयर के डोमेन से। तो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों ऐसे कंपोनेंट हैं जिनके अंदर कोई भी जो रिसोर्सेज होते हैं, मेटल हो, स्टोन्स हो, माउंटेन्स हो, वाटर हो, सनलाइट हो, एयर हो, ये सारे के सारे नॉन लिविंग रिसोर्सेज होते हैं, एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉम्प्रिहेंसिवली जाना कि बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो, बायो का मतलब होता है लाइफ, इसलिए इनको हम लोग कहते हैं ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ हो, लिविंग कंपोनेंट हो। और एबायोटिक का मतलब होता है, ए का मतलब होता है विदाउट और बायोटिक का मतलब लाइफ। तो एबायोटिक का मतलब क्या हुआ? ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें लाइफ ना हो, लिविंग कंपोनेंट ना हो, विदाउट लाइफ। तो इसलिए ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लिविंग कंपोनेंट ना हो वो एग्जांपल होते हैं एबायोटिक रिसोर्सेज का। तो इसी के साथ जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर फर्स्ट तरीके की क्लासिफिकेशन दे रखी है रिसोर्सेज की, वो हमारी कंप्लीट होती है। ओरिजिन के बेसिस पे हमने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से देखा। बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं, 2 तरह से रिसोर्सेज को क्लासीफाई करा गया है ओरिजिन के बेसिस पे। आई होप आपको अब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसके अंदर। अब रिसोर्सेज की सेकंड क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, और सेकंड क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज का है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे किस तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे 2 तरीके के रिसोर्सेज हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इन क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने से पहले जब हम लोग ये बात करते हैं कि एग्जॉस्टिबिलिटी, तो क्या होता है एग्जॉस्टिबिलिटी? देखो, एग्जॉस्ट होने का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को जब आप बोलते हो कि ये चीज़ एग्जॉस्ट हो चुकी है, होने वाली है, तो इसका मतलब एक दिन या एक टाइम ऐसा आने वाला है जब ये जो पर्टिकुलर चीज़ है वो नहीं रहेगी, मतलब वो ख़त्म हो जाएगी। रिसोर्सेज की टर्म्स में अगर हम लोग एग्जॉस्टिबिलिटी का कंसेप्ट डिस्कस करें तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, मतलब उनकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, वो अनलिमिटेड नहीं है नेचर के अंदर। और अगर जिस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिस रैपिड स्पीड पे, जिस तेज़ी के साथ ह्यूमन एक्टिविटीज़ चल रही हैं, अगर ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंटिन्यूड रही तो ये रिसोर्सेज एक दिन कम्प्लीटली यूज़अप हो जाएंगे, मतलब ये ख़त्म हो जाएंगे।
तो ऐसे रिसोर्सेज जो नेचर के अंदर लिमिटेड क्वालिटी के अंदर, लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हैं, और जिस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ चलती रहीं तो ये रिसोर्सेज का एक दिन एंड हो जाएगा। उन रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज, और दूसरे होते हैं इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकते। नेचर में जो इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली रिन्यू होते रहते हैं, रिप्रोड्यूस होते रहते हैं, और आप दोबारा उनको यूज़ कर सकते हो। तो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे अगर सबसे पहले तरीके के रिसोर्सेज हम लोग डिस्कस करें तो वो कौन से हैं? वो हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। अब रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? एक एक टर्म जिसको मैं मेंशन करूँगा उसको बड़े ही ध्यान से आप सुनना, एक एक टर्म को हम लोग डिकोड करेंगे। रिसोर्सेज जिसको आप दोबारा यूज़ कर सकते हो, मतलब रिन्यू कर सकते हो, या तो जिन रिसोर्सेज को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो, मतलब उन रिसोर्सेज का एक नया बर्थ पॉसिबल है। किस तरीके से? फिजिकल प्रोसेसेस की वजह से, केमिकल प्रोसेसेस की वजह से, या फिर मैकेनिकल प्रोसेसेस की वजह से। ठीक है, तो ऐसे रिसोर्सेज जो फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू या तो रिन्यू करे जा सकें, मतलब अगर वो यूज अप हो चुके हैं तो उनको किसी तरीके से दोबारा यूज़ करने के लिए केपेबल बनाया जा सके, या अभी अगर वो रिसोर्सेज आज से पहले नहीं थे तो उनको रिप्रोड्यूस करा जा सके। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं रेन्यूएबल रिसोर्सेज। और रेन्यूएबल रिसोर्सेज का ही दूसरा नाम आप कह सकते हो रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज, मतलब एबल टू बी रिन्यूड। मतलब रिप्लेनिशेबल का मतलब होता है एबल टू बी रिन्यूड, जिसको आप दोबारा रिन्यू कर सको, रीयूज़ कर सको। देखो ये जो तीन टर्म्स थी ना, इनके बारे में भी मैं एक बारी आपको बता देता हूँ। फिजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें आप फिजिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो किसी भी रिसोर्सेज का चेंज करते हो। केमिकल प्रोसेस की जब बात होती है तो मतलब आप केमिकल कॉम्पोजिशन उस रिसोर्स का चेंज करके या तो उसे पैदा कर सकते हो या तो रिन्यू कर सकते हो। और जब हम लोग बात करते हैं ना इस टर्म की मैकेनिकल प्रोसेस, तो मैकेनिकल का लेना देना होता है व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मशीन्स। ठीक है, जब आप किसी मशीन्स की मदद से, किसी टेक्नोलॉजी की मदद से जब किसी रिसोर्सेज को रिन्यू करो या रिप्रोड्यूस करो तो उसका मतलब होता है वो प्रोसेस जो होता है वो मैकेनिकल प्रोसेस होता है। तो मैकेनिकल का वैसे मीनिंग होता है जब मशीन्स की बात करी जाती है किसी भी चीज़ में तो उसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल प्रोसेस। तो ऐसे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं जो फिजिकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू रिन्यू करे जाएँ या रिप्रोड्यूस करे जाएँ? तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल गिवन है हमारी एनसीईआरटी के अंदर। सोलर और विंड एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, अब ये एग्जांपल तो हमारी एनसीईआरटी ने मेंशन कर दिए यहाँ पर, सोलर, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर। ऊपर जो टर्म्स दे रखी थी ना, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस, तो हम लोग ये देखते हैं ये जो रिसोर्सेज के एग्जाम्पल गिवन है हमारी एनसीईआरटी के अंदर, एक एक एग्जाम्पल हम लोग एक एक टॉपिक में से लेंगे। जैसे हम लोग फॉरेस्ट का एग्जाम्पल लेंगे और समझेंगे फॉरेस्ट कैसे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू बनते हैं। वाइल्ड लाइफ हम लोग जानवरों के बारे में देखेंगे, क्योंकि जब ह्यूमंस एज अ रिसोर्स ट्रीट करे जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ट्रीट करे जाते हैं एज अ रिसोर्स। और क्यों वाइल्ड लाइफ को रिन्यूएबल रिसोर्स कहा गया है कि वाइल्ड लाइफ अपने आप को रिन्यू कर सकती है, फॉरेस्ट अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं, वाटर, सोलर, विंड एनर्जी, ये क्यों हमारी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है एज अ एग्जाम्पल रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कैटेगरी में। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम लोग जो ऊपर तीन प्रोसेस दे रखे थे, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, उससे एक बारी कनेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ तो ज़्यादा बेटर आपको क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे वाइल्ड लाइफ का। ठीक है, किसी भी एग्जाम्पल में बस आप ये दो टर्म्स याद रखना, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं या तो जिनको रिन्यू करा जाए या वो रिप्रोड्यूस हो सके, मतलब जिनका बर्थ पॉसिबल हो, मतलब दोनों में से एक कंडीशन होती है, या तो रिन्यू या तो रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जांपल डिस्कस करते हैं वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का। एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल हम लोग जैसे ले लेते हैं डॉग का, कि डॉग एक स्पीशीज़ है वाइल्ड लाइफ की। ठीक है, ये बात तो क्लियर है, ये हम सब जानते हैं। अब सपोज़ करो नेचर में किसी भी रीज़न की वजह से डॉग की जो पॉपुलेशन है वो कम होने लगी है एक पर्टिकुलर ब्रीड की, मतलब एक पर्टिकुलर ब्रीड है डॉग की, एग्जांपल के तौर पे आप मानो लैब्राडोर की ब्रीड है। नेचर में किसी भी रीज़न की वजह से एक दिन हमें ये पता चलता है कि ऐसा डेटा आता है कि लैब्राडोर की डॉग की जो ब्रीड है वो कम होने लगी है। ठीक है, नेचर में लैब्राडोर जो डॉग्स हैं वो बहुत ही लिमिटेड नंबर के अंदर रह गए हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं,
क्योंकि वाइल्ड लाइफ एज अ रिन्यूएबल रिसोर्स बोला गया है, और रिन्यूएबल रिसोर्स की खासियत होती है या तो उनको रिन्यू करा जाए। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक डॉग, अब डॉग को रिन्यू तो नहीं करा जा सकता कि मतलब मरने लगा है कोई डॉग तो आप उसको पॉलिश कर दो या कुछ खिला पिला दो और दोबारा छोटा करके आप फिर से बड़ा करने लगो, ये तो पॉसिबल नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ। तो हम लोग इस केस में क्या कर सकते हैं, दूसरी कंडीशन क्या थी, या तो रिन्यू करा जाए या रिप्रोड्यूस करा जाए। तो हम लोग डॉग्स की जो लैब्राडोर की ब्रीड है जिनकी पॉपुलेशन कम होने लगी है, हम लोग उनकी रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं थ्रू वेरियस ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि कुछ सक्सेसफुल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट ने या किसी भी इंस्टीट्यूशन ने इंट्रोड्यूस करवाई एनवायरनमेंट के अंदर, और डॉग्स में जो लैब्राडोर की पॉपुलेशन जो हमने एग्जांपल लिया था कि वो कम हो रही है, वो फिर से रिन्यू हो जाएगी, वो फिर से रिप्लेनिश हो जाएगी। ठीक है, और ये देखो ये भाई साहब पहले अकेले थे, अब इन्होंने कितनी बड़ी एक पूरी फैमिली बना ली है इस फोटोग्राफ में, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो ये हमने डिस्कस करा एक एग्जांपल वाइल्ड लाइफ से कि वाइल्ड लाइफ के रिसोर्सेज को कैसे रिप्रोड्यूस करा जा सकता है। और ये जो प्रोसेस है जो हमने ये जो रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है, हमने 3 प्रोसेस डिस्कस करे थे कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो या तो फिजिकल या तो केमिकल या तो मैकेनिकल प्रोसेसेस के थ्रू रिन्यू हो या रिप्रोड्यूस हो। तो इस केस में जो डॉग्स की ब्रीडिंग है वो कैसा प्रोसेस हुआ, वो हुआ फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल रिप्रोडक्शन की वजह से जो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं हमारे एग्जांपल में वो रिसोर्स है डॉग्स, तो डॉग्स की पॉपुलेशन को हम लोगों ने फिजिकली थ्रू वेरियस ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करके हमने फिजिकली इनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करवाया। अब दूसरा एक वाइल्ड लाइफ का एग्जांपल जो थोड़ा सा रियल एग्जांपल भी है, आपको पता होगा बहुत साल पहले टाइगर्स की पॉपुलेशन हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा कम होने लगी थी, और एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं बंगाल टाइगर। ठीक है, तो टाइगर की पॉपुलेशन जब कम होने लगी थी तो गवर्नमेंट ने टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटेक्टिव एरियाज़ बिल्ड करवाए। अब प्रोटेक्टिव एरियाज़ कौन से होते हैं, जैसे बहुत सारे नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ जो होते हैं, इनको हम लोग प्रोटेक्टेड एरियाज़ कहते हैं नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। तो जब टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी, ह्यूमन बींग्स उनको हंट करते थे उनकी स्किन के लिए, उनकी पोचिंग होती थी, उनकी किलिंग होती थी मास स्केल पे, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है, या किसी भी रीज़न की वजह से अगर इनकी पॉपुलेशन कम हो रही थी तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करा था। और जो टाइगर की पॉपुलेशन कम हो रही थी उस प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में, जैसा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क मैंने आपको बताया यहाँ पर, और टाइगर रिजर्व्स। ठीक है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स भी कंस्ट्रक्ट कर रखे हैं हमारे कंट्री के अंदर, अराउंड 50 to 51 टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, गवर्नमेंट ने सिमिलरली इस वाइल्ड लाइफ रिसोर्स की पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ सिलेक्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम, इनकी कंजर्वेशन प्रोग्राम कुछ लॉन्च करे थे, और वो प्रोग्राम हमारा काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। एक डिकेड के अंदर ही, मतलब 10 सालों के अंदर ही, इंडिया ने एक अच्छा खासा एक नंबर हासिल कर लिया है टाइगर पॉपुलेशन की इंक्रीज़ में। ठीक है, और ये जो इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन है ये कैसे हुई है, तो अगेन सेम प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है उसके पीछे, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या हुआ, एक फिजिकल प्रोसेस। तो नंबर ऑफ टाइगर पॉपुलेशन जो कम होने लगी थी वो गवर्नमेंट और वेरियस NGOs के एफर्ट्स की वजह से फिर से इंक्रीज़ होने लगी एनवायरनमेंट के अंदर, और इन भाई साहब ने भी देखो एक अच्छी खासी फैमिली बना ली है, जैसा कि हमें पिक्चर में दिख रहा है। तो हमने जो पहला एग्जांपल डिस्कस करा वो हमने वाइल्ड लाइफ को एग्जांपल लिया था और उसको फिजिकल प्रोसेस से कनेक्ट करते हुए जोड़ा कि कैसे वाइल्ड लाइफ जो रिसोर्सेज हैं उनको रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं हम लोग थ्रू वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस। नेक्स्ट एग्जांपल जो अब हम लोग लेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, वो हम लोग ये जो फॉरेस्ट दे रखा है, फॉरेस्ट को हम लोग एज अ एग्जांपल कंसिडर करेंगे, और ये हम लोग देखेंगे कि कैसे फॉरेस्ट रिसोर्सेज को रिप्रोड्यूस करा जा सकता है। और इस बारी हम लोग 2 प्रोसेसेस को जोड़ेंगे, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। मतलब फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस की मदद से कैसे फॉरेस्ट और प्लांट रिसोर्सेज को हम लोग नेचर के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन प्रैक्टिस हुई, मतलब लार्ज स्केल पे ट्रीज़ की, फॉरेस्ट की कटिंग हुई, ताकि उस एरिया से लार्ज स्केल पे वुड को, लकड़ियों को एक्सट्रैक्ट करा जा सके ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए।
अब लार्ज स्केल जब डिफॉरेस्टेशन हुई तो वहाँ पर उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया में जो प्लांट ग्रोथ थी वो बिल्कुल ना के बराबर रह गई, बहुत ही कम रह गई। तो मान लेते कि कुछ ह्यूमन बींग्स ने वहाँ पर एक एफर्ट लिया कि फिर से इस फॉरेस्ट को रीग्रो करा जाए कुछ सालों में। अगर आज से हम लोग प्लांट यहाँ पर ग्रो करना शुरू करेंगे, उगाना शुरू करेंगे, तो बहुत सारे सालों में ये जो फॉरेस्ट है दोबारा रीग्रो करा जा सके। तो इस तरीके से कुछ जो स्मॉल सीड हैं पहले तो वो क्या कहते हैं फॉरेस्ट में डाल दिए जाएंगे ताकि छोटे छोटे सैपलिंग्स, जो छोटे छोटे पौधे हो, वो ग्रो कर सकें। फिर टाइम टू टाइम ये जो सैपलिंग्स लगाए गए हैं इनको नर्चर करा जाएगा, रेगुलर वाटर देकर, कुछ इरिगेशन प्रैक्टिसेस अपनाकर, ठीक है। अब मुझे आप एक बात बताओ, ये जो छोटे छोटे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ अभी अभी स्टार्ट हुई है, जो सीड्स डाले गए थे, बीज बोए गए थे, अब उनसे जो सैपलिंग्स हैं ये थोड़े बड़े होने लगे हैं, तो ये क्या प्रोसेस हुआ? ये तो हुआ फिजिकल प्रोसेस का, ठीक है। लेकिन हमें ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा ना कि ये जो प्लांट्स हम लोग उगा रहे हैं, जो हमारा पूरा एक वाइड एम है, लॉन्ग टर्म विजन है कि हमें पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो जैसे ही कंडीशन में था उसी कंडीशन में हो, वहाँ पर वैसे ही नंबर ऑफ ट्रीज़, जो जैसे वो घना फॉरेस्ट था हुआ करता था, हमें एक तरीके से वैसा ही फॉरेस्ट वापस चाहिए। तो इसके लिए हमें ये भी तो इंश्योर करना पड़ेगा ना कि इस फॉरेस्ट की ग्रोथ अच्छी हो। और ग्रोथ अच्छी करने के लिए आप जानते होंगे कि कुछ ना कुछ केमिकल्स का भी यूज़ करा जाता है फॉरेस्ट में, मतलब एज सच फॉरेस्ट में तो नहीं, लेकिन ट्री ग्रोथ को और प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए हम लोगों को कुछ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो इस तरीके के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करा जाएगा ताकि जो वेरियस प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो सके। और उस एरिया में अगर आसपास कोई कल्टीवेशन हो रही हो तो वहाँ पे किसी भी तरह का पेस्ट अटैक ना हो, मतलब उन क्रॉप्स पे या उस वेजिटेशन पे किसी भी तरह के कीड़े वगैरह ना लगें, तो कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह भी स्प्रे करे जाएंगे। तो कुछ सालों में होगा क्या, वो जो प्लांट सैपलिंग्स थे वो ट्री बन जाएंगे और धीरे धीरे जब उन ट्रीज़ की ग्रोथ प्रमोट होगी, नंबर ऑफ़ ट्रीज़ और ज़्यादा जब उस एरिया में मिलेंगे तो वो पूरा का पूरा एरिया दोबारा एज अ फॉरेस्ट इमर्ज होकर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल डिस्कस करा वो हमने फॉरेस्ट का एग्जांपल डिस्कस करा था। अब आप दो प्रोसेस को कनेक्ट करने की कोशिश करना। जो प्लांट ग्रोथ थी, ट्री ग्रोथ थी, जो फॉरेस्ट में नंबर ऑफ़ ट्रीज से उनकी जो ग्रोथ हो रही थी, वो एग्जाम्पल था फिजिकल प्रोसेस का। अब ट्री ग्रोथ को जल्दी प्रमोट करने के लिए जो प्लांट सैपलिंग्स हमने लगाए थे ताकि जो फॉरेस्ट है वो जल्द से जल्द हमें उसी फॉर्म में मिल सके, हमने कुछ केमिकल्स का यूज़ करा था इन द फॉर्म ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स, ताकि उस एरिया में जो वेजिटेशन है, जो प्लांट क्रॉप्स हैं, वहाँ पर किसी भी तरह के कीड़े ना लगें। प्लांट के जो रूट्स हैं, उनकी श्रब्स हैं, उनकी जो ब्रांचेस हैं, जल्दी उनकी ग्रोथ हो सके, वो जंगल फिर से हरा भरा और घना हो। इसके लिए हमने कुछ केमिकल्स का यूज़ करा था। तो यहाँ पर दो प्रोसेसेस ने साइमल्टेनियसली रोल प्ले करा, फिजिकल प्रोसेस और केमिकल प्रोसेस। किस लिए? फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए और रिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करा अपना दूसरा एग्जांपल, फॉरेस्ट एज अ रिसोर्स को हम लोगों ने दो प्रोसेस से जोड़ा कि कैसे फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस की मदद से हम लोग फॉरेस्ट को रिन्यू भी कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। मतलब अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जो फॉरेस्ट का जो ट्री कवर था वो अगर कम हो गया है, फॉरेस्ट तो वहाँ पर था लेकिन पेड़ उतने नहीं बचे, तो हम लोग रिन्यू भी कर सकते हैं। और किसी एरिया में हमें फॉरेस्ट चाहिए है, ठीक है, ताकि हम चाहते हैं कि वहाँ जो लोकल आसपास जो एरिया है वहाँ पर फ्रेश ऑक्सीजन वगैरह प्रमोट हो, कुछ वेजिटेशन प्रमोट हो, कुछ वाइल्ड लाइफ प्रमोट हो। एक पर्टिकुलर एरिया में फॉरेस्ट पहले नहीं था तो हम लोग रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। और दो प्रोसेसेस हमने कौन से लिए अपने एग्जांपल को डिस्कस करने के लिए, फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बढ़ते हैं। अब ये जो तीनों प्रोसेसेस है ना, फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल, तीनों प्रोसेसेस को हम लोग साइमल्टेनियसली लेंगे कि कैसे एक पर्टिकुलर रिसोर्स को रिन्यू करने में, मतलब वो रिसोर्स अभी बेकार हो गया था, उसमें दोबारा जान डालने के लिए, दोबारा उस रिसोर्स को रिन्यू करने के लिए कैसे ये जो 3 फैक्टर्स हैं, फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस और मैकेनिकल प्रोसेस, ये उस रिसोर्स को रिन्यू करने में हेल्प कर सकते हैं।
और कौन सा एग्जांपल लेंगे हम लोग इस रिसोर्स में से? हम लोग एग्जांपल लेंगे वाटर का। एग्जांपल में हम लोग गंगा रिवर की बात करेंगे। आपको पता होगा बड़े सालों से गंगा रिवर का जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है। अब क्योंकि गंगा हमारे कंट्री में एक बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस, पायस और सेक्रेड रिवर मानी जाती है, इतनी पवित्र रिवर ये मानी जाती है, और इस रिवर की जो धार्मिक इम्पोर्टेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। रिलीजियस इम्पोर्टेंस के पर्सपेक्टिव से ये रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रिवर का इस तरीके से पॉल्यूट होना, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और ये एक तरीके से जो मरीन लाइफ है उसको भी इफ़ेक्ट करता है, इस तरीके का पोल्यूशन जो रिवर के आसपास होता है या रिवर के अंदर होता है। और एज वेल एज ह्यूमन बींग्स इस रिवर में, आपको पता होगा जब भी गंगा घाट के वो किनारे जाते हैं हमारे देश में, जहाँ जहाँ भी गंगा है, तो उसमें जब वो डुबकी लगाते हैं तो ऐसा पॉल्यूशन अगर इस रिवर में है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो उससे ह्यूमन हेल्थ भी तो किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट हो सकती है ना। वेरियस स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। अब आसपास जहाँ पर जो मंदिर हैं वहाँ के पुजारी हैं, अगर इसमें डेली बेथिंग करने आते हैं, वो नहाने आते हैं और जो डुबकी लगाते हैं वो उसमें स्नान करते हैं, तो उनको कितना ज़्यादा डिसीजेस होने का खतरा है ये आप सोच सकते हो। तो इन सारी चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट करा जिसको नाम दिया नमामि गंगे प्रोग्राम। आप इसको गंगा कंजर्वेशन प्रोग्राम या फिर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी बोल सकते हो। तो इस नमामि गंगे प्रोग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए कि किस तरीके से हम लोग वेरियस कंजर्वेशन एफर्ट्स को लॉन्च करके वेरियस प्रैक्टिसेस और टेक्निक्स को यूज़ कर कर हम लोग गंगा को क्लीन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये गंगा को क्लीन करने के लिए जो प्रोग्राम है, इसको अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स के प्रोसेस से जोड़ें, उस अपने कॉन्सेप्ट से जोड़ें जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, तो ये क्या होगा? ये हो गया वाटर एज अ रिसोर्स को रिन्यू करने के लिए वेरियस एफर्ट्स लेना, वेरियस इनिशिएटिव्स लेना। तो अब तीनों प्रोसेसेस को हम लोग कनेक्ट करके इस एग्जांपल में जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रोसेस की, ठीक है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट ने वेरियस फिजिकल लेबर को एम्प्लॉय करा गंगा रिवर में, और गंगा रिवर के आसपास इस मतलब ऐसे जो लेबर होगी, जो मैन पावर होगी, वो अपने कुछ ना कुछ बोट्स लेकर आएंगे, जहाँ पर वो ऐसे जो फूल फेंक दिए जाते हैं मंदिरों के द्वारा, या जो भी डिवोटीज़ गंगा के आसपास पूजा करने आते हैं, तो ये जो मैन पावर होगी ये टाइम टू टाइम ऐसे फ्लावर्स को, गार्लैंड्स को, मतलब मालाओं को इकट्ठा करेंगे, और जो आसपास ये जो रिवर है उसको प्यूरीफाई करने का काम इन मैन पावर के द्वारा करा जाएगा। तो ये एग्जांपल हो गया फिजिकल प्रोसेस का, मतलब फिजिकल लेबर के थ्रू गंगा रिवर को यहाँ पर क्लीन करा जा रहा है। और यहाँ पर फिजिकल लेबर किसकी है? मैन पावर, कुछ पर्सन्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा एम्प्लॉय करे गए हैं गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए। दूसरा प्रोसेस अगर हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करें तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मैकेनिकल प्रोसेस की। और याद कीजिए मैकेनिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है? मशीन्स को यूज़ करना। तो इस तरह के कुछ मशीन्स जिसको हम लोग कहते हैं वाटर स्किमर्स, इसको यूज़ करा जाएगा कि अगर कोई गंगा रिवर है और उसको उसके बीचों बीच में आकर किसी तरह का कूड़ा इकट्ठा अगर हो गया है, तो ये जो मशीन्स हैं उसको हटा देंगी। और यहाँ पर देखो ये जो वाटर स्किमर है ये गवर्नमेंट ने एम्प्लॉय कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर देखो लोगो भी दे रखा है उसका, नमामि गंगे का। तो कुछ इस तरीके से ये जो स्किमर्स हैं ये पूरी गंगा रिवर में घूमते रहते हैं टाइम टू टाइम, और जो भी कूड़ा वगैरह होता है, कोई भी जो फ्लावर्स वगैरह, जो गार्लैंड्स हैं, मालाएं हैं, या किसी भी तरह का कोई वेस्ट है, वो नदी के बीचों बीच आकर इकट्ठा हो जाता है। और जिसको जो पर्सन्स हैं एम्प्लॉय जो करे गए हैं, वो फिज़िकली उस नदी के बीचों बीच में जाकर उस कूड़े को इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके के वाटर स्किमर्स उस कूड़े को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो हमने वाटर स्किमर्स की बात करी, ये कौन से प्रोसेस के अंदर आ जाएगा? ये आ जाएगा मैकेनिकल प्रोसेस के अंदर। फिर अगर हम लोग तीसरे प्रोसेस की बात करें जो कि है केमिकल प्रोसेस, तो इस तरीके के कुछ वेस्ट वाटर प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी को प्योरीफाई करने का काम चलता है, तो ये भी गवर्नमेंट ने सेटअप कर रखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कि
जिस भी एरिया में कंट्री में गंगा रिवर वाटर जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, गवर्नमेंट ने उसके आसपास इस तरीके के कुछ वेस्ट वाटर प्लांट सेटअप करके रखे हुए हैं। इन वेस्ट वाटर प्लांट का रोल क्या होगा? सिंपली इनका रोल यही है, डर्टी वाटर को क्लीन वाटर में कन्वर्ट करके दोबारा उस वाटर को डिस्चार्ज करना रिवर के अंदर, ताकि वो रिवर फिर से क्लीन हो जाए, फ्रेश हो जाए। इस पिक्चर की तरफ आप देखो तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि किस तरीके से ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं ये वर्क करते हैं। तो जैसे गंगा का हम लोग मान लेते हैं पॉल्यूटेड वाटर है, ये चेम्बर 1 में गया और इस वाटर में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं। सेकंड चेम्बर में जाने के बाद इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करा गया, ठीक है। और थर्ड चेम्बर में ये वाटर टोटल तरीके से प्योरीफाई हो गया, और ये जो थर्ड चेम्बर का वाटर है जो टोटल तरीके से प्योरीफाई हो गया, इसको दोबारा गंगा रिवर में छोड़ दिया जाएगा। और जब डर्टी वाटर को कलेक्ट करके बार बार ऐसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करके इस तरीके का ये जो फ्रेश वाटर है जो थर्ड चेम्बर में गया था, जब ये बार बार रिलीज़ होता रहेगा तो अपने आप ही गंगा का जो पानी है वो प्योर होता रहेगा, वो प्योरीफाई होता रहेगा। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से ये कुछ प्लांट्स वर्क करते हैं। यहाँ पर जो मैन पावर है एम्प्लॉय करी गई है, डर्टी वाटर वेरियस सोर्सेज से इस प्लांट में लाया जा रहा है। और ये जो क्लीनिंग प्रोसेस है ना, इस क्लीनिंग प्रोसेस में ये जो चेम्बर्स आपको दिख रहे हैं ना, इस तरीके के ये जो मोटी वाली पाइप है जो आपको दिख रही है, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। कुछ केमिकल्स रिलीज़ करके वाटर को क्लीन करा जाता है। जैसे वाटर क्लीनिंग के लिए आपको पता होगा एक्टिवेटेड चारकोल का भी कई बार यूज़ करा जाता है। चारकोल क्या होता है? वाटर की जितनी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है। और एक बार जब इस तरीके की इम्प्योरिटीज़ वेरियस केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू निकाल ली जाती हैं और वो जो वाटर होता है वो फिर से क्लीन बन जाता है, फिर उसके बाद उस वाटर को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो जैसे पहले के टाइम पे गंगा दिखती थी, और इस तरीके के प्रोसेसेस को यूज़ करने के बाद, फिज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस को यूज़ करने के बाद अंडर नमामि गंगे प्रोग्राम, अब गंगा का जो रिवर वाटर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। थोड़ा सा पहले से बेटर हो गई है उसकी कंडीशन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर किस तरीके से रिन्यूएबल रिसोर्स है। हमने वाटर को इस एग्जांपल में देखा कि हमने उसको रिन्यू करा थ्रू वेरियस एफर्ट्स। फिर चाहे वो फिज़िकल प्रोसेस था जिसमें मैन पावर एम्प्लॉयड थी, मैकेनिकल प्रोसेस था जिसमें वाटर स्कीमर्स जो थे, नेशनल ये जो क्लीन गंगा प्रोजेक्ट है उसके अंदर, और लास्ट में हमने देखा फिर कुछ जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो यूज़ करे गए थे जिसमें वेरियस केमिकल्स को रिलीज़ करके वाटर को प्योरीफाई करने का काम चलता था। तो ये जो तीनों प्रोसेसेस हैं, फिज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल, इन तीनों को कनेक्ट करते हुए हमने समझा कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स किस तरीके से है। फिर 2 एग्जांपल्स और दे रखे थे हमारी एनसीईआरटी के अंदर। फटाफट से हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सोलर एनर्जी, जिसको हम लोग सन की एनर्जी कहते हैं, इसको अगर हमें यूटिलाइज़ करना है तो फिज़िकल प्रोसेस से हम कैसे इस एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हम लोग, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस तरीके के कुछ सोलर पैनल्स को इस्टेब्लिश कर सकते हैं हम लोग। ये जो सोलर पैनल्स जो सोलर एनर्जी को, सन की एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, इस एनर्जी को वेरियस इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ करा जा सकता है। तो इस तरीके के सोलर पैनल्स को इस्टेब्लिश करना एक एग्जांपल हुआ फिज़िकल प्रोसेस का। और क्योंकि सन की एनर्जी को, सोलर एनर्जी को अनलिमिटेड एनर्जी माना जाता है कि जितने मर्जी आप चाहो सोलर पैनल इस्टेब्लिश करके सन की एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हो, जो कि हमारे नेचर के अंदर एक तरीके से अनलिमिटेड एनर्जी है। तो ये एग्जांपल हुआ रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। और लास्ट एग्जांपल जो हमें डिस्कस करना है वो दे रखा था कि विंड एनर्जी भी एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि हवा तो देखो कभी रुकेगी नहीं, और हवा से हम लोग एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस तरीके के हम लोग विंड मिल्स को यूज़ कर सकते हैं। जब ये विंड मिल्स जो हैं, विंड टर्बाइंस हैं, ये जो रोटेट करती हैं, तो नीचे कुछ चेम्बर्स लगे होते हैं जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगेन विंड मिल से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग मल्टीपल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो ये जो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी ये जो एग्जांपल्स हुए ये हो गए रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल। और ये जो विंड मिल्स हैं या जो सोलर पैनल्स हैं, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, इसके बारे में इसी चैप्टर में हम लोग थोड़ी देर बाद और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात करी कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, और हर एक एग्जांपल में हमने इन तीनों के तीनों प्रोसेसेस को जोड़ के देखा कि कैसे फिज़िकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस की मदद से ये जो वेरियस रिसोर्सेज हैं वो या तो रिन्यू करे जा सकते हैं या रिप्रोड्यूस करे जा सकते हैं। लास्ट लाइन जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में, यहाँ पर ये दे रखी है कि फिगर 1.2 में जब आप देखोगे तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू कॉन्टिन्यूस या फिर फ्लो में और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में। तो यहाँ पर आप एक चीज़ करेक्ट कर लो, आपकी एनसीईआरटी में फिगर के 1.2 के अंदर जिस तरीके का क्लासिफिकेशन गिवन है वो तो करेक्ट गिवन है, लेकिन एनसीईआरटी में आपकी एक चीज़ आपको बस यहाँ पर ये ऐड करनी है, ये जो लाइन लिखी हुई है, द रिन्यूएबल रिसोर्स में फर्दर बी डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूस और फ्लो। ये तो एक ही चीज़ होती है कॉन्टिन्यूस और फ्लो, इसके आगे आप लिख लो एंड बायोलॉजिकल। ठीक है, आपको सिर्फ बायोलॉजिकल वर्ड ऐड करना है क्योंकि टेबल के अंदर अभी आपको देखो पता लग जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये दे रखा है फिगर 1.2 और यहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं, सबसे पहली कैटेगरी जो हमने डिस्कस करी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो देखो 2 कैटेगरीज दे रखी हैं। एनसीईआरटी आपकी बस ये बायोलॉजिकल जो है वो लिखना भूल जाती है, गलत तरीके से एनसीईआरटी में बस ये लिख दिया गया है गलती से कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो कॉन्टिन्यूस और फ्लो होते हैं। कॉन्टिन्यूस और फ्लो तो देखो एक ही बात होती है। तो कॉन्टिन्यूस और फ्लो जो रिसोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, उसका एग्जांपल है विंड और वाटर। दूसरे तरीके के कौन से रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, वो होते हैं बायोलॉजिकल। और बायोलॉजिकल रिसोर्सेज 2 तरीके से फर्दर क्लासिफाइड है, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट जिसका हमने एग्जांपल देखा, और वाइल्ड लाइफ जिसमें हमने डॉग का एग्जांपल और टाइगर्स का एग्जांपल यूज़ करा था। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रखना, नेचुरल रिसोर्सेज हैं 2, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्सेज 2 कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, कॉन्टिन्यूस और फ्लो जिसमें हमने विंड वाटर का एग्जांपल डिस्कस करा था, बायोलॉजिकल विंड वाटर और ये सोलर एनर्जी को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो, और बायोलॉजिकल नेचुरल वेजिटेशन जिसमें फॉरेस्ट हमने ये देखा था कि कैसे एक प्लांट से हम लोगों ने पूरा प्रोसेस कंप्लीट करा था फॉरेस्ट को बनाने तक का, और वाइल्ड लाइफ जिसमें हमने डॉग्स एंड टाइगर्स का एग्जांपल डिस्कस करा था। ठीक है, तो इतनी डिटेल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर जो हमने इतनी डिटेल्ड डिस्कशन करी, उसके बेसिस पे देखो एक साथ हमारा इतना पोर्शन इस टेबल का कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये देखो इतना पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। इसलिए मैं आपको कह रहा था जैसे जैसे हम डिस्कशन आगे कैरी ऑन करते जाएंगे रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन की, तो ये टेबल ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट अब जब हमें बात करनी है वो हम लोग बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे दूसरे तरीके के कौन से रिसोर्सेज होते हैं, तो वो होते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की एक खास बात क्या होती है, ये बड़े ही लंबे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के साथ डेवलप होते हैं। समझते हैं एक बारी क्या मतलब होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। देखो जैसे आपकी और मेरी एज है ना, जो ह्यूमन बींग्स की एज है, ह्यूमन बींग्स की हम लोग जो एज होती है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग पैरामीटर लेते हैं एज का नंबर ऑफ ईयर्स की टर्म्स में। ठीक है, जैसे आपका 21st बर्थडे है तो उससे ये चीज़ तो क्लियर है कि आप 21 ईयर्स के हो गए हो। ठीक है, आपका 35th बर्थडे है तो इसका मतलब आप 35 ईयर्स के हो गए हो। तो ये जो एज का पैरामीटर होता है जो हम ह्यूमन बींग्स की कैटेगरी में लेते हैं, ये तो सिंपली हम लोग इसको एज ही कहते हैं। ठीक है, अब देखो होता क्या है, अर्थ है ना, अब अर्थ के बड़े सारे सरफेसेस होते हैं। ठीक है, बोथ इंटीरियर और एक्सटर्नल। अर्थ के मतलब अंदर भी आपको बड़े सारे कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, और अर्थ के सरफेस पे भी जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज, ये सारे सरफेसेस आपको देखने को मिलते हैं। और अर्थ के इंटीरियर में भी आपको जैसे अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस जो लेयर होती है। ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है अर्थ का, अब अलग अलग जो स्ट्रक्चर है अर्थ का उसकी भी तो कुछ ना कुछ एज होती होगी ना। ठीक है, कि जैसे
पर्टिकुलर अगर कोई स्ट्रक्चर बना है, एग्जांपल के तौर पे हम लोग मान लेते हैं कि एक पर्टिकुलर माउंटेन है, ठीक है, और कोई एक बहुत बड़ा सा माउंटेन है, तो इस वाले माउंटेन को तो बनने में ज़्यादा टाइम लगा होगा, है ना, एज़ कम्पेयर टू ये जो छोटा वाला माउंटेन है। तो इस तरीके से अर्थ के सरफेस पर अर्थ के स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट एज पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब अर्थ पे जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, इंक्लूडिंग अर्थ अपने आप में ओवरऑल खुद, इन सारे स्ट्रक्चर्स का और अर्थ की एक पर्टिकुलर एज होती है। तो अर्थ से जुड़ी चीज़ों की और खुद अर्थ की जो एज होती है ना, उसको हम लोग जियोलॉजिकल या ज्योग्राफिकल टर्म्स में हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बींग्स की जो एज थी, मैंने आपको बताया ईयर्स पैरामीटर होता है। तो अर्थ की अगर आपको एज कैलकुलेट करनी है तो वैसे तो हम लोग ईयर्स की टर्म्स में उसको बोल देते हैं, लेकिन वो बोलना हमारा सही नहीं होता है। अगर आपको ऑफिशियली अगर बोलना है कि अर्थ की एज क्या है, या अर्थ के ऊपर मिलने वाले या उसके अंदर मिलने वाले जो वेरियस लैंडफॉर्म्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज़ हैं, वैलीज़ हैं, ठीक है, रिवर्स हैं, या कुछ भी है, उसकी जो एज होती है उसको जियोलॉजिकल टाइम स्केल में मेजर करा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीटीएस, और हिंदी में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बोला जाता है भूवैज्ञानिक समय। अब होता क्या है, ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये हमें अर्थ के वेरियस स्ट्रक्चर्स की क्रोनोलॉजी बताती है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, सिंपल, डिफरेंट एजेस। जैसे जो सेम एग्जांपल, जो माउंटेन ये जो है ये कितने साल पुराना है एज़ कम्पेयर टू दिस माउंटेन। तो ये तो सिर्फ हमने एक एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, माउंटेन को पैरामीटर बनाकर एक पर्टिकुलर जो पहाड़ है, कोई रिवर वैली है, कोई प्लेट्यू है, उन सब के बीच में एज की क्रोनोलॉजी को बताया जाता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, कि अर्थ के ऊपर मिलने वाली चीज़ें, अर्थ के अंदर मिलने वाली चीज़ें कितने साल पुरानी है एज़ कम्पेयर टू ईच अदर। तो फ़ायदा क्या होता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, अर्थ साइंटिस्ट जो होते हैं वो इस तरीके के जियोलॉजिकल टाइम स्केल को यूज़ करते हैं ताकि वेरियस अर्थ पे होने वाले इवेंट्स की एक तो टाइमिंग पता लग सके और उनके बीच में रिलेशनशिप को डेवलप करा जा सके, जिसकी वजह से ओवरऑल हमें एक बेटर पर्सपेक्टिव, एक बेटर पिक्चर देखने को मिल सकती है अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, अर्थ के इतिहास के बारे में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम सबको पता है डायनासोर जो थे वो एक पर्टिकुलर ईयर में अर्थ पर मिलते थे, लेकिन अब वो एक्सटेंट हो चुके हैं। तो डायनासोर के जो डेड बॉडीज़ हैं जो अर्थ के इंटीरियर सरफेस के अंदर अब जो चली गई हैं, अगर हम लोग एक बारी उसको एक्सट्रैक्ट करें और उनकी बॉडीज़ की जो डेट है, मतलब इनकी बॉडीज़ को जो साइंटिफिक टर्म्स दी जाती है वो दी जाती है फॉसल्स। अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में फॉसल्स क्या होते हैं। तो ऐसे फॉसल्स की अगर आप टाइमिंग्स स्टडी करो तो ये क्या हो गया, ऐसी चीज़ को स्टडी करना ये हो गया एक जियोलॉजिकल टाइम स्केल। फिर आप एक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो इवेंट्स के बारे में कि ये जो डायनासोर थे ऐसा क्या हुआ था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, क्या बहुत ज़्यादा अर्थ के ऊपर सर्दी बढ़ गई थी या बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई थी जिसकी वजह से ये एक्सटेंट हो गए, ऐसी कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशंस, ऐसी कौन सी कंडीशंस अर्थ के ऊपर आ गई थी जिसकी वजह से ये जो डायनासोर थे ये सर्वाइव नहीं कर पाए। अब ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब स्टडी करना, जब हम लोगों को एग्जैक्ट टाइमिंग पता हो और हम लोग उन वेरियस इवेंट्स जो अर्थ के ऊपर पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम पीरियड पे जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में हम लोग रिलेशनशिप को स्टडी कर सकें। तो ओवरऑल देखो हमारा मतलब यही है। यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा देर डिस्कशन करने का कोई मतलब तो था नहीं, लेकिन फिर भी आपको बताने का पर्सपेक्टिव यही था कि जैसे ह्यूमन बींग्स की एज को ईयर्स की टर्म्स में कैलकुलेट करा जाता है, तो अर्थ के वेरियस स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग एक ईयर्स का पैरामीटर देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। लास्ट चीज़ एक और, ये जो वर्ड होता है जियोलॉजी, क्या मतलब होता है इसका जब हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी? सिंपल, जियोलॉजी एक ऐसी साइंस आप कह सकते हो होती है जिसमें अर्थ को या अर्थ के सरफेस को या अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करा जाता है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में, बहुत ही ज़्यादा सिंपल मीनिंग अगर जियोलॉजी का अगर आपको जानना है तो उसको सिर्फ आप इतना कह सकते हो, स्टडी ऑफ अर्थ इज़ नोन एज जियोलॉजी। और जो लोग होते हैं जो जियोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उनको हम लोग कहते हैं जियोलॉजिस्ट।
जैसे अब यहाँ पर देखो आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। हम लोग जैसे कहते हैं कि अर्थ जो है वो 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। अभी एग्जैक्टली हमें थोड़ी ना पता है, हम लोग वैसे यूज़ कर देते हैं ऐसी टर्म्स, मतलब कहने के लिए, आपस में डिस्कशन करने के लिए कि अर्थ 4.6 बिलियन पुराना है, 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। लेकिन अगर हमें इसको एक साइंटिफिक तरीके से अगर इस चीज़ को बोलना है ना, तो हम लोग ये बोलेंगे अर्थ का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो 4.6 बिलियन ईयर्स का है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अर्थ से जुड़ी कोई भी चीज़ जो होती है उसको हम लोग कौन सा पैरामीटर देते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। तो अगर आपको एक राइट कंटेक्स्ट में अगर बात करनी हो तो आपको ये बोलना चाहिए कि अर्थ की जो एज है, एज नहीं बोलनी चाहिए आपको बोलना चाहिए अर्थ का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है वो 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। तो खैर हम लोग बात कर रहे थे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, ऐसे रिसोर्सेज जिनको रिन्यू करना या रिप्रोड्यूस करना शॉर्ट टर्म में पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर हमारी एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई थी, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बड़े ही लॉन्ग पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल में प्रोड्यूस हो पाते हैं। तो हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल का कंसेप्ट देखा। तो इसके एग्जांपल क्या हैं, ऐसे रिसोर्सेज जिनको बड़ा ही टाइम लगता है बनने में और जो अर्थ के सरफेस पे या अर्थ के इंटीरियर में मिलते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, मिनरल्स। क्या होते हैं मिनरल्स? मिनरल्स एक ऐसे नेचुरली मिलने वाले सॉलिड सब्सटेंस होते हैं जो इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। मतलब नेचुरली ये पाए जाते हैं, आपको नेचर में ये मिल जाते हैं। ख़ास बात क्या होती है इनकी, दो प्रॉपर्टीज़ इनके साथ अटैच हैं। एक तो ये सॉलिड होते हैं, ठीक है, और हार्ड होते हैं मतलब। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनके बारे में है, दीज आर इनऑर्गेनिक, मतलब इनमें जान नहीं होती है, ठीक है। दीज आर नॉट लिविंग क्रिएचर्स। तो इस तरीके के हज़ारों लाखों मिनरल्स, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके के मिनरल्स अर्थ के सरफेस पे, अर्थ के इंटीरियर जो है उसमें से हमें मिलते हैं। अर्थ से मिलने वाले मिनरल्स को आप दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हो, एक मेटेलिक मिनरल्स, दूसरे नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। तो ये हैं सबसे कॉमन और सबसे फेमस मेटेलिक मिनरल्स जो हमें अर्थ से मिलते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर और आयरन, ठीक है। तो ये हैं एग्जांपल मेटेलिक मिनरल्स के। और ये जो हमने एग्जांपल देखा था, ये वाली जो पिक्चर देखी थी, इसमें जितने भी मिनरल्स आपको मिल रहे हैं ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं, क्योंकि इनके इंटीरियर कॉम्पोजिशन की अगर हम लोग बात करें, इनका जो इंटरनल सरफेस है, इंटरनल जो कॉम्पोजिशन है उसमें मेटल नहीं मिलता आपको, ठीक है। तो जैसे इस टेबल में बड़े सारे डिफरेंस समझाए हुए हैं कि मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके केमिकल फार्मूले में मेटल होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर और आयरन हमने देखा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जिनके कंपाउंड में किसी भी तरीके का मेटल नहीं होता है। मेटेलिक मिनरल्स की खुद की शाइन होती है, नॉन मेटेलिक मिनरल्स की खुद की शाइन या चमक नहीं होती है। और फिर तो ये देखो जनरली ऐसे लिखा हुआ है कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स डक्टाइल, दे आर नॉट डक्टाइल एंड कैन बी ब्रोकन अपॉन कोलिजन। अगर ये टकरा जाएँ तो ये रॉक फॉर्म में जितने भी ये आपको जैसे हमने स्क्रीन पे देखे थे वो मिनरल्स जो होते हैं, अगर आप उनको चटका दो आपस में तो वो टूट जाते हैं, ठीक है। और मेटेलिक मिनरल्स थोड़े से डक्टाइल मतलब हार्ड होते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं, ठीक है। खैर ये जो क्लासिफिकेशन, ये जो टेबल है, ये अभी इस कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी, हम कोई साइंस या केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। हमें सिर्फ इतना समझना है कि अर्थ पे किस तरीके के मिनरल्स मिलते हैं। तो दो क्लासिफिकेशन होती हैं, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। दूसरा एग्जाम्पल जो गिवन है हमारी एनसीईआरटी के अंदर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के कंटेक्स्ट में, तो वो हैं फॉसल फ्यूल्स, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स का कंसेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हम लोग जानेंगे कि फॉसल फ्यूल्स बनते कैसे हैं। फॉसल फ्यूल्स वो फ्यूल्स होते हैं जब पास्ट में, जियोलॉजिकल पास्ट में, किसी तरीके के कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो थे, उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ के सरफेस के नीचे चले गए, या आप कह सकते हो जैसे अर्थ का ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, इनकी डेथ के बाद ये सरफेस पे चले गए और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता रहा तो इनके ऊपर एक सैंड की
जो लेयर थी, एक परत थी, वो डेवलप होती रही और ये और भी ज़्यादा नीचे चले गए अर्थ के इंटीरियर में, ठीक है। मतलब जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे सपोज़ करो कोई यहाँ पे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है 3, इनकी डेथ हो गई, अब ये अर्थ के सरफेस पे आके इनकी डेड बॉडीज़ गिरी हुई हैं। अब जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो वेरियस इरोजन्स की वजह से जो विंड होगी या कोई भी एजेंट्स होंगे वो सॉइल और वेरियस एलिमेंट्स इनके ऊपर डिपॉजिट करते रहेंगे। अब इनकी जो डेड बॉडीज़ है उनकी लेयर तो काफ़ी नीचे चली जाएगी ना अर्थ के, ठीक है। अब जैसे जैसे साल बीतते रहते हैं तो एक टाइम के बाद होता क्या है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडी थी जिसको हम लोग कहते हैं फॉसिल्स, ठीक है, ये एक तरीके के फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। बहुत सारे साल लगते हैं इसमें, मतलब ये टेक्स हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स, तब जाके ये एक तरीके के फ्यूल्स में इनकी जो बॉडीज़ होती हैं वो यूज़ करने के लिए तैयार हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग किस तरीके के फ्यूल की बात कर रहे हैं, नेचुरल फ्यूल, क्योंकि इनकी जो बॉडीज़ थी जो जिससे फॉसल जो नीचे चले गए थे अर्थ में, उनसे जो हमें फ्यूल मिलता है उनको हम लोग कहते हैं नेचुरल फ्यूल। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होते हैं नेचुरल फ्यूल्स, कोल, गैस एंड पेट्रोलियम, ठीक है। और इसी तरीके के नेचुरल फ्यूल्स जो फॉसल्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज से जो बनते हैं, हमें मिलते हैं, उनको हम लोग कहते हैं फॉसल फ्यूल्स। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है फॉसल फ्यूल्स की। फटाफट से अगर हम लोग रिवाइज करें तो क्या मतलब होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी डेथ हो गई होती है और अर्थ के सरफेस के नीचे, काफ़ी नीचे वो चले गए होते हैं। तो जैसे बहुत सारे साल जब बीत जाते हैं और उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो काफ़ी नीचे जा चुकी होती हैं अर्थ के। कैसे जा चुकी होती हैं, क्योंकि लेयर ऑफ सैंड्स या वेरियस मटेरियल इनके ऊपर इकट्ठा हो गई होती है जैसे जैसे साल बीतते रहते हैं। तो बहुत सारे सालों के बाद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी एक तरीके के फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और एग्जांपल क्या है, जैसे कोल, गैस और पेट्रोलियम। तो ये जो फॉसल फ्यूल्स है ना, जैसे ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एंड पेट्रोलियम, हम लोग एक बार ये जानते हैं कि प्रॉपर प्रोसीजर क्या होता है, एक साइंटिफिक वे क्या होता है इनके डेवलप होने का। हमने ये तो बात कर ली कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मर गए और धीरे धीरे करके एक लेयर इकट्ठी हो गई, लेकिन ये वर्कआउट कैसे करती है, कैसे एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो कैसे एक तरीके के फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, इसका एक बारी प्रोसीजर जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोल की। कोल की फॉर्मेशन देखो कैसे होती है। जब भी कोई एक फॉरेस्ट होता है, ठीक है, मतलब एक बड़ा सा जंगल है, फॉरेस्ट एरिया है, वो किसी भी रीज़न की वजह से जब वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया सबमर्ज हो जाता है, ठीक है, मतलब वो ज़मीन के नीचे चला गया, या अगर ज़मीन के नीचे नहीं भी गया है तो उसके ऊपर एक नई तरीके की लेयरिंग आ गई है। अब ये कैसे हो सकता है, या तो उस रीजन में इंटेंस फ्लडिंग हुई हो, ठीक है, बाढ़ आई हो, तब वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट डूब सकता है। दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, किसी तरीके का अर्थक्वेक आया हो और अर्थ पे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उसकी वजह से ज़मीन पर किसी तरह का एक क्रैक आया हो और ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है वो अर्थ के नीचे, धरती के नीचे चला गया। कुछ भी रीज़न हो, ठीक है, वो हम जो फर्दर हमारी जब क्लासेस बढ़ेंगी तब हम लोग डिटेल में जानेंगे कैसे एक तरीके साइंटिफिक तरीका क्या होता है फॉरेस्ट के सबमर्ज होने का। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ जाओ, कोई भी एक रीज़न जो वर्कआउट करे किस फेवर में, फॉरेस्ट को सबमर्ज करने के फेवर में, मतलब फॉरेस्ट को अर्थ के नीचे लेकर जाने में, और इस पे एक नई तरीके की फिर एक जो लेयरिंग डेवलप हो जाती है। जैसे साल बाय साल जब बीते जाएंगे, ये फॉरेस्ट जो है वो ज़मीन के नीचे चला गया, तो अब इस फॉरेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, कुछ प्लांट्स मिलेंगे, कुछ ट्री कवर्स मिलेंगे, कुछ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, बहुत तरीके की वेजिटेशंस, ये सब कुछ मिलेगा, है ना, वुड मिलेगा। तो इतने सारे जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ में जो मिलने वाली जो चीज़ें होती हैं, फ्लोरा एंड फौना, जब वो अर्थ के नीचे चली जाती हैं तो होता क्या है, जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, तो इंटेंस हीट एंड प्रेशर अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के अंदर क्रिएट होता है, ठीक है। अर्थ के सरफेस से जैसे आप नीचे जाते हो तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हीट एंड प्रेशर वाली कंडीशंस होती हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा अर्थ के सरफेस से जैसे आप नीचे जाते हो तो जो क्रस्ट के बाद जो लेयर होती है, मेंटल और कोर, वो गर्म लेयर होती हैं, है ना, मतलब क्योंकि नीचे लावा होता है।
तो जैसे ही ये फॉरेस्ट सबमर्ज हो जाता है तो अर्थ में कुछ फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन की वजह से इस फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हीट एंड प्रेशर कंडीशंस क्रिएट होती हैं, जिसकी वजह से होता क्या है, शुरू में ये जो फॉरेस्ट होता है वो बदलता है लिग्नाइट कोल में, और अल्टीमेटली बहुत सारे साल जब बीत जाते हैं तो ये पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट एरिया होता है ये कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब शुरू में इस फॉरेस्ट का साइज जैसे इतना था, इंटेंस हीट एंड प्रेशर कंडीशन के चलते ये जो पूरा फॉरेस्ट है ये और ज़्यादा प्रेस होगा। ठीक है, मतलब इसको हीट एंड प्रेशर जो है इसको सैंडविच की तरह पिचकाने का काम करेंगे। ठीक है, मतलब हीट एंड प्रेशर की ये जो दो फोर्सेज हैं इस फॉरेस्ट को और दबाएंगे अर्थ के नीचे। ठीक है, शुरू में जब ये दबेगा और मिडल ईयर्स में अपने पहुंचेगा तो इस कोल की फॉर्मेट बनेगी लिग्नाइट कोल, जो कि बहुत अच्छा कोल नहीं माना जाता है। लेकिन बाद में बहुत सारे साल, और यहाँ पर हम लोग बहुत सारे सालों का मतलब जो बोल रहे हैं वो होते हैं मिलियन ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये लाखों साल लग जाते हैं इस तरीके का कोयला बनने में, इस तरीके का कोल बनने में। तो और ज़्यादा जब हीट एंड प्रेशर कंडीशन जब ये यहाँ पर वर्क करेंगी, जैसा कि आप देख रहे हो, तो इस फॉरेस्ट का जो एक्चुअल साइज़ है वो इतना हो जाएगा। साइज़ तो चलो इतना हो गया, लेकिन ये पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो एक तरीके के फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कोयला। ठीक है, इस तरीके से कोल का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मतलब जब फॉरेस्ट पूरा अर्थ के नीचे सबमर्ज होता है तो फॉरेस्ट में जो ट्रीज थे, जो वुड थी, जो लकड़ियाँ थी, जो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ थी, वो सारे के सारे अर्थ के नीचे दबने के बाद क्या बन जाते हैं, फॉसल्स। बहुत सारे साल जब बीतते हैं तो इंटेंस हीट एंड प्रेशर कंडीशन के चलते ये जो फॉसल है सिंपली ये फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि कोल किस तरीके से डेवलप होता है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस किस तरीके से डेवलप होता है, तो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, आप एक चीज़ याद रखना, जैसे कोल जो है उसका प्रोसेस फॉर्मेशन लैंड के ऊपर होता है ना, ज़मीन के ऊपर, उसके बिल्कुल अपोजिट जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो बनते हैं वो जनरली ओशन सरफेसेस के नीचे, ओशन सरफेसेस पे बनते हैं। ठीक है, ओशन सरफेस के ऊपर ये क्यों बनते हैं ये हम लोग देखते हैं। ओशन में आपको पता होगा बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, मरीन लाइफ होती है, मतलब कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो ओशन वाटर्स में रहते हैं। होता क्या है, अब जो ओशन वाटर्स में जो मरीन ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनकी अनलिमिटेड लाइफ है, उनकी भी कुछ लिमिटेड लाइफ है। तो उनकी डेथ के बाद होगा क्या, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझना, उनकी डेथ के बाद होगा क्या, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे ये ओशन के सरफेस पे आके इकट्ठी हो जाएंगी, इनकी डेड बॉडीज़। अब जब डेड बॉडीज़ इनकी इकट्ठी हो गई, कुछ सालों बाद होगा क्या, ये आप यहाँ पर देखो, ये सेकंड डायग्राम, ये है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के प्लांट और एनिमल रिमेन्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो मरीन ऑर्गेनिजम्स हो, इनकी डेड बॉडीज़। उसके ऊपर होगा क्या, एक सैंड की लेयर हो जाएगी। ठीक है, और जो फर्दर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे पानी के अंदर, लेकिन इनके साथ क्या हो रहा है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरे, इनके ऊपर एक सैंड की लेयर, ठीक है, फिर कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म मरेंगे, फिर कुछ ऊपर सैंड की लेयर। तो ये प्रोसेस जैसा लैंड पे चलता रहता है वैसे ही समुद्र के नीचे भी सिमिलर प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरे थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स में होगा क्या, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडी, फिर चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, वो फॉसल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर हम लोग एग्जैक्ट बात करें, वो एक तरीके के फ्यूल्स बन जाएंगे जिसको हम लोग कहेंगे फॉसल फ्यूल्स। और फिर हम लोग ओशन सरफेस के ऊपर बहुत सारे जो मैकेनिकल तरीके होते हैं, हम लोग वेरियस मशीन्स और कुछ स्ट्रक्चर्स यूज़ करते हैं, जिससे हम लोग एक वेंट, एक तरीके की पाइप भेजते हैं इन पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो एक्चुअली वो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस निकल कहाँ से रहा होता है, वो ओशन के उस जगह से निकल रहा होता है जहाँ पर इस तरीके के वेरियस थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ मरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, तो वो डेड बॉडीज़ क्योंकि इतने लाखों सालों के बाद एक तरीके के फॉसल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गई होती हैं, तो जब आप उनको बाहर एक्सट्रैक्ट करते हो
आज के टाइम में जैसे ह्यूमन बींग्स बड़ी बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ को, फॉसल फ्यूल्स को यूज़ करते हैं वेरियस पर्पसेस के लिए, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम नेचुरल गैस, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स साल पुराने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गई थी, ये वही फॉसल फ्यूल्स है। एक बेटर एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूँ। जैसे सपोज करो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा है एक ओशन वाटर है, कहीं पर भी एक समुद्र है, वहाँ पर टॉर्टोइस की बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। और ये जो आपको दिख रहा है ये है ओशन सरफेस, ठीक है। मतलब जब ऐसे किसी टॉर्टोइस की डेथ होगी तो ये इसी सरफेस पे आके गिरेगा। और इस सरफेस पे आपको दिख क्या रहा है, इस सरफेस पे आपको सैंड दिख रहा होगा और सिल्ट दिख रहा होगा, मतलब रेत या छोटे छोटे कंकड़ या जो पार्टिकल्स हैं रेत के, उसको हम लोग कहते हैं सैंड और सिल्ट। तो कुल मिलाकर बात यही है, ऐसे किसी टॉर्टोइस की पॉपुलेशन जो होगी जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो इसी सैंड और सिल्ट में आकर गिरेगी। अब जैसे हम लोग मान लेते हैं थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ टर्टल्स और टॉर्टोइस की डेथ हो गई और इनकी जो डेड बॉडीज़ है उसी सैंड एंड सिल्ट के जो ओशन सरफेस था, ओशन समुद्र की जो ज़मीन थी, उस पर आके इनकी डेड बॉडी गिरी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा और साल बीतेंगे, होगा क्या, इनकी डेड बॉडीज़ के साथ एक नई सैंड और सिल्ट की जो लेयर है वो तो डेवलप होती जाएगी ना। मतलब नए नए जो मिट्टी है, मिट्टी के पार्टिकल्स हैं जो समुद्र के सरफेस पे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसकी तो नई नई लेयरिंग होती जाएगी। और इनकी डेड बॉडी के साथ होगा क्या, वो इस सैंड और सिल्ट के अंदर और ज़्यादा दबती हुई चली जाएगी। मतलब ये उस ओशनिक सरफेस के नीचे चली जाएगी इनकी डेड बॉडीज़। और जब डेड बॉडीज़ ये ओशनिक सरफेस के नीचे गई तो ये क्या बन जाएगी, ये एक तरीके से फॉसिल बन जाएगी। और मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अगर जब आप इनकी बॉडी को एक्सट्रैक्ट करोगे किसी भी टेक्नोलॉजी की मदद से, तो इनकी जो डेड बॉडीज़ है इन मरीन ऑर्गेनिजम्स की, वो आपको फॉसल फ्यूल की तरह आप उसको यूज़ कर सकते हो, लाइक पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। टॉर्टोइस तो सिर्फ हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया था, लेकिन आप भी जानते होंगे मरीन लाइफ जो होती है, समुद्र के नीचे जो जीवन होता है वो कितना ज़्यादा डाइवर्स होता है। लैक्स एंड करोड्स ऑफ स्पीशीज़ हमें देखने को मिलती है वहाँ पर। अब इन सब की जब डेथ होती होगी तो आप सोचो सैंड एंड सिल्टिंग की वजह से जो इनके ऊपर लेयर आती होगी, और मिलियंस ऑफ ईयर्स इनकी बॉडीज़, इनकी फॉसल्स को दबे रहने के बाद जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे लाखों करोड़ों साल के बाद, तो आपको कितना ह्यूज अमाउंट में फॉसल फ्यूल मिल सकता है। लेकिन आपने अगर मेरी बात पे ध्यान दिया हो तो आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि ये जो फॉसल फ्यूल है ये अनलिमिटेड क्वांटिटी का नहीं है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ऐसे किसी फॉसल्स को फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए लैक्स एंड थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड करोड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। लेकिन जिस रेट से ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो इंसान जो कर रहे हैं अपनी कंफर्टेबल लाइफ बिताने के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड पेस से हो रही है एज़ कम्पेयर टू द रेट जिस रेट से ये फॉसल फ्यूल बन सके। मतलब इन मरीन ऑर्गेनिजम्स को मरने से लेकर उस फॉसल फ्यूल में कन्वर्ट होने का जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। लेकिन इंसान वेरियस टेक्नोलॉजीज़ की मदद से जो इन फॉसल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं उसका रेट तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, ठीक है। फॉसल फ्यूल्स को बनने का रेट बहुत कम है, लेकिन इंसान जिस स्पीड से, जिस रेट से उन फॉसल फ्यूल्स को यूज़ कर रहे हैं वो रेट बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके से मिसमैच हो रहा है, और इसी मिसमैच के चलते हम लोग ये कह सकते हैं कि जो फॉसल फ्यूल्स हैं दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये रिन्यू नहीं करे जा सकते, ये रिप्रोड्यूस नहीं करे जा सकते, बिकॉज दे टेक मिलियंस एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। इनको बनने के लिए लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। तो यही सब बातें लिखी हुई थी हमारी एनसीईआरटी में भी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत एक लंबे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में डेवलप होते हैं, ये हमने देखा। एग्जाम्पल जो दोनों दिए हुए थे हमने उनको डिटेल में डिस्कस करा। मिनरल्स और फॉसल फ्यूल्स एग्जाम्पल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है दीज रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। इनको बनने के लिए हज़ारों लाखों सालों का टाइम लग जाता है। अब कुछ मिनरल्स देखो ऐसे होते हैं जो रिसाइक्लेबल होते हैं। आप
उनको रिसाइकिल करके दोबारा उनको यूज़ कर सकते हो एक बेटर तरीके से, ठीक है। जैसे मेटल एक तरीके का मिनरल होता है, तो मेटल को आप आराम से आप रिसाइकिल करके फिर से यूज़ कर सकते हो। इस तरीके के कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, कुछ क्राफ्ट्स जो होते हैं, इन सारी चीज़ों को आराम से बनाया जा सकता है रिसाइक्लेबल मटेरियल की मदद से। रिसाइक्लेबल जो मिनरल होते हैं, कुछ जो मिनरल जिनको आप रिसाइकिल कर सको, दोबारा यूज़ करने के लायक बना सको, जैसे मेटल, उनसे छोटे से छोटे क्राफ्ट आइटम से लेकर इतने बड़े ब्रिज तक की डेवलपमेंट में उस मेटल को यूज़ करा जा सकता है। तो आप समझ गए, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं कुछ जो होते हैं वो तो हमेशा के लिए एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जैसे फॉसल फ्यूल्स। पेट्रोल अगर आपने एक बारी कार में यूज़ कर लिया तो कर लिया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन मिनरल जैसे फॉर एग्जांपल मेटल है या गोल्ड है, गोल्ड को आप दोबारा पिघलाकर फिर से एक नई शेप दे सकते हो, ठीक है। ऐसे ही मेटल को आप पिघलाकर दोबारा नई शेप दे सकते हो। ये फिर किसी भी चीज़ में यूज़ हो सकता है वो मेटल, फिर चाहे इस तरीके की वो बेंचेस को बनाने में यूज़ हो, इस तरीके के ब्रिज को बनाने में यूज़ हो, कार्स को बनाने में भी वो मेटल यूज़ हो सकता है। अब देखो, जो इतनी बड़ी डिस्कशन हमने करी, इसके बेसिस पे देखो ये ज़रूरी थी, देखो इसके बेसिस पे, क्योंकि देखो क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, आराम से स्टेटमेंट आ सकती है और आप इसको हो सकता है गलत कर आ जाओ। ध्यान से अगर आप एक बारी देखो, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये लगेगा ठीक है यार, हमें डेफिनेशन पता है, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। अब यूपीएससी कोई आपको ऐसी स्टेटमेंट दे दे कि सम ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड एंड कैन बी यूज्ड अगेन, तो आप कहोगे नहीं यार, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है तो रिसाइकिल कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको एग्जांपल याद है ना, मिनरल और मेटल एक तरीके का मिनरल होता है, तो आपको याद आ जाएगा कि मेटल को हाँ हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कशन में देखा था, आपको ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में याद आ सकता है कि मेटल को हाँ हमने वीडियो लेक्चर्स में अपने देखा था कि वो क्राफ्ट का सामान बनाने के लिए, ब्रिजेस को बनाने के लिए, बेंचेस को बनाने के लिए, कार्स को बनाने के लिए लोहा दोबारा काम आ सकता है रिसाइकिल करके। तो उस केस में वो स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। ध्यान से ऐसी ये जो चीज़ें होती हैं, इनको एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए हमारी कोशिश पूरी यही रहती है कि एक एक टर्म को हम लोग कनेक्ट करके पढ़ें। देखो यार, एनसीईआरटीज़ पे इस तरीके का टाइम लगाना बिल्कुल जायज़ है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। एक बार ही हमारे कंसेप्ट बिल्ड हो जाएँ तो किसी नेक्स्ट क्लास में, फर्दर हायर क्लासेस में, या कोई स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, फिर से अगर वो वाली चीज़ दे रखी होती है तो हमें बार बार उसको देखना नहीं पड़ता है, उतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है, और ना ही चीज़ों का फिर रट्टा लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वापस आते हैं, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है जो हमने डिस्कस करा। सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइक्लेबल एंड सम लाइक फॉसल फ्यूल्स कैन नॉट बी रिसाइकल्ड एंड गेट एग्जॉस्टेड विद देयर यूज़। अगर आप उनको यूज़ करते हो तो वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं। पेट्रोल अगर आपने गाड़ी में एक बारी डाल लिया और वो यूज़ कर लिया, अब आप कुछ भी कर लो, वो पेट्रोल वापस नहीं आ सकता। लेकिन मेटल को अगर आप डिस्कार्ड करके, यूज़ करके एक बारी थ्रो कर दो, तो वेरियस रिसाइकलिंग टेक्निक से आप दोबारा उस मेटल को अदर पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो याद रखना, अगर कोई स्टेटमेंट ऐसी आ जाए कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, सम ऑफ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड, तो वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी। तो इस तरीके से हमारा ये जो सेकंड क्लासिफिकेशन है रिसोर्सेज का, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमने इसको भी कवर करा। तो हमने दो रिसोर्सेज डिटेल में जाने जो एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे होते हैं, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।